हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी रीजनिंग टारगेट हमारा वही 30 में से 30। आज का टारगेट क्या है? एनालॉजी, सादृश्यता, सिमिलरिटी। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चों को यह चैप्टर बहुत आसान लगता है। मैं आपको बताऊं, फिर भी इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी नॉलेज बहुत सारे एरियाज में कंफ्यूजिंग है। यानी कि हमें लगता है कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैं आपको बताऊं, इसको लेकर के मैंने बहुत रिसर्च किया है और मैं आपको दावे से कह सकता हूं आज का सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसको पूरा देखिए, आपको मजा आएगा। अगर मैं आपसे बात करूं, एनालॉजी का मतलब क्या है? मतलब है इनमें रिलेशन देखना, समानता देखना। कैसे? जैसे मान लीजिए एक आसान एग्जांपल, अगर कोई कहे कि चिड़िया, बर्ड का जो रिलेशन है जो एयर से है, वही मछली का रिलेशन किससे है? तो हम कहेंगे कि बिल्कुल जैसे चिड़िया का रिलेशन हवा से है तो मछली का रिलेशन पानी से होना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको जो मछली और पानी और चिड़िया और हवा, इनके शब्दों के मीनिंग तो पता होने चाहिए। मैं आपसे बात करूं, जितनी भी एनालॉजी आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी वो क्या क्या कैटेगरीज में हो सकती है। देखो, बहुत सारे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्नों में आप देखिए, आपके 30 में से 2 से 3 प्रश्न केवल एनालॉजी से आएंगे। तो अंकों के बारे में बात करें, अंकों के मामले में बात करें तो यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक प्रश्न अक्सर कैसे आता है? किसी नंबर को लेकर के आता है। जैसे वो कहेगा, बहुत आसान एग्जांपल मैं आपसे देता हूं, अगर वो कहे कि मैं 3 को 27 बोलता हूं तो 5 को क्या बोलिएगा? अरे भाई, अगर वो 3 का क्यूब बोल रहा है तो हम भी 5 का क्या बोलेंगे? क्यूब बोलेंगे। लेकिन इसके लिए हमें पता तो होना चाहिए। वो एक शब्द अक्सर कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन हमारे को देता है अल्फाबेट के लेटर्स को लेकर के। अक्सर देखिएगा आप, तो आपको उस केस में अल्फाबेट की जानकारी होनी चाहिए। और 1-2 प्रश्न आपको मिलते हैं आम दुनिया से। जैसे मान लीजिए आपसे कहीं फलों की बात हो सकती है, सब्जियों की बात हो सकती है, किसी देश के कैपिटल की बात हो सकती है, किसी देश की करेंसी की बात हो सकती है, किसी राज्य की कैपिटल की बात हो सकती है, कुछ जानवरों की आवाज की बात हो सकती है, कुछ ग्रुप्स की बात हो सकती है, और पता नहीं कितनी कितनी बातें हो सकती है। जरा ध्यान दीजिएगा, सेशन को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न, मैं क्या चाहता हूं, यह सेशन जबरदस्त होने वाला है। प्रश्नों की मदद से मैं आपको अप्रोच सिखाऊंगा कि किस तरह से आपको सिलेक्शन की जगह रिजेक्शन मेथड फॉलो करना चाहिए। किस तरह से आप 4 में से 1 चुन ना पाए तो 3 हटा जल्दी पाए, और आपका नजरिया क्या होना चाहिए। और साथ साथ मैं आपको एक सलाह जरूर दूंगा और एक शाश्वत सत्य बताऊंगा, क्या कि आप कुछ भी कर लीजिए दुनिया में, जब तक आपको इस चैप्टर को अगर अच्छा करना है तो जो भी संबंधित एरियाज हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, कुछ नंबर्स को लेकर के बात है तो नंबर्स की जानकारी होनी चाहिए, कुछ लेटर्स को लेकर के बात है तो अल्फाबेट की जानकारी होनी चाहिए, और थोड़ी सी जीके की जानकारी तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन एग्जामिनर जो आपसे पूछता है वो कुछ ऐसा नहीं पूछता जो रॉकेट साइंस हो, वो आपसे कुछ ऐसा पूछता है जो एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। यानी कि वो कोरिलेशंस हमारी आम जिंदगी से कनेक्टेड होते हैं। पहला प्रश्न, उसने क्या कहा? सेलेक्ट द रिलेटेड ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। मैं जितने भी प्रश्न आज करवा रहा हूं, आप सब पर ध्यान दीजिएगा। आप ये समझिए, ये केवल कुछ प्रश्न नहीं होंगे, बल्कि हर प्रश्न की मदद से हम लोग अप्रोच को बनाना सीखेंगे। और आप देखिएगा सेशन के अंदर मैं आपको कितनी सारी चीजें ऐसी बताता हूं जहां तक कभी आपकी नजर ही नहीं गई, आपको पता ही नहीं है, और फिर आपको चीजें आसान जरूर लगेंगी। देखिए, 34 को बोलता है 343, तो 45 को कैसे बोला जाए? एक बार जरा देखिए क्या नजरिया होता है। 34 को क्या बोलता है साहब? 343, और उसने इसके आगे क्या लिखा कि 45 को हम कैसे लिखें? एक बार ऐसा मन किया कि भाई 3 4, तो यहां 3 4 यहां भी दिख रहे हैं, और इस 3 को वापस लिखा गया, ऐसा लगा। तो हमने भी यहां क्या कोशिश की कि 4 5 ऐसा ही नजर आए, और इस जैसे इसने पहले वाले को बाद में दोबारा लिखा तो हम भी 4 को दोबारा लिख दें,
और उत्तर दे 454। ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो हमारे को इत्तेफाक से पहला ऑप्शन 454 नजर भी आ रहा है। आप सभी ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है 454। यहां मैंने कैसे किया, ध्यान दीजिएगा, 3 4 मैं आपको करीब करीब 7 8 बहुत बढ़िया रूल्स देने वाला हूं, शानदार। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूंगा कोई एक नंबर बहुत बड़े नंबर में कन्वर्ट हो रहा है तो यह मल्टीप्लाई के बिना हो पाना संभव ही नहीं है। और मल्टीप्लाई का मतलब है वो वर्ग भी हो सकता है, वो क्यूब भी हो सकता है, और वो किसी और तरह से मल्टीप्लाई भी हो सकता है। वरना मान लीजिए कोई एक नंबर दिया है 3 और उधर वो बोल रहा है 711, तो 3 से 711 तक पहुंच पाना बिना मल्टीप्लाई के संभव ही नहीं है। अगर मान लीजिए कोई नंबर अप्रत्याशित रूप से घट रहा है, उसने ऊपर दिया आपको क्या 915 और उससे पहुंचा दिया 32 पे, तो यह मानकर चलिएगा बिना डिवीजन की हेल्प के, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बिना डिवीजन की हेल्प के, और डिवीजन में वो रूट भी आ सकता है क्योंकि वो भी कम करता है, वो क्यूब रूट भी हो सकता है, वो भी कम कर सकता है, लेकिन ऐसा पक्का होगा। अगर कोई संख्या दी है 72 और रिजल्ट 72 से 2 5 7 इधर उधर ही है, तो यह मानकर चलिएगा कि वहां निश्चित रूप से ज्यादातर केस में कहीं ना कहीं प्लस और माइनस ही काम कर रहा है। और पता नहीं कितनी सारी बातें हैं जो हम करेंगे प्रश्नों के माध्यम से, इधर देखिएगा। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, कई बार ऐसा होगा कि किसी प्रश्न के एक से ज्यादा उत्तर नजर आएंगे और दोनों ऑप्शंस में होंगे, दोनों ऑप्शंस में होंगे, तो फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं। स्टैंडर्ड्स बोलते हैं कि किसको हमें चुनना चाहिए पहले। अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अगर मैं इवन नंबर और ऑड नंबर की बात करूं, सम और विषम संख्या की बात करूं, तो इनकी तुलना में प्राइम नंबर को, है कि नहीं, प्राइम नंबर को हमेशा सबसे पहले माना गया कि अगर दोनों नियम लग रहे हैं, वो ऑड से भी लग रहा है और प्राइम से भी लग रहा है, तो आप उसको फिर क्या करेंगे बताइए, प्राइम नंबर से करेंगे। हम बात करते हैं प्रश्नों की मदद से। इधर देखिएगा, आपकी नजर बहुत पैनी होनी चाहिए, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जो पता होनी चाहिए, जैसे कम से कम 25 तक की संख्याओं के स्क्वायर आपको याद होने ही चाहिए, आपको 15 तक की संख्याओं के क्यूब याद होने ही चाहिए, क्योंकि जब ये चीजें याद होंगी तो पकड़ तुरंत बनेगी, क्लिक करने में देर नहीं लगेगी। इधर देखो, ये 3 4 से आपने 3 4 3 बनाया और ऐसा बना कि 3 4 के आगे 3 फिर रिपीट हो गया, तो 4 5 के आगे 4 फिर रिपीट हो गया, वो ठीक है। लेकिन एक बार अगर आपकी नजर पड़ती है तो ये 343 एक बड़ा फैमिलियर आंकड़ा है, ये आपको क्लिक करना चाहिए। ये 343 जो है ये बहुत ही फैमिलियर आंकड़ा है, और 343 जो होता है ना, वो 343 साहब 7 का क्यूब भी होता है। और मैंने आपसे क्या कहा, आपको क्यूब्स याद ही होने चाहिए। ये 343 7 का क्यूब भी होता है, तो ये 3 4 में 3 जोड़ने से भी आता है, लेकिन ये 7 का क्यूब भी होता है। अगर ये 7 का क्यूब होता है तो 7 भी तो कहीं दिखना चाहिए, तभी तो क्यूब होगा। क्या इस 3 और 4 का जोड़ 7 होता है? जरा देखिए तो ये भी तो एक लॉजिक लगा कि 3 और 4 का जोड़ 7 है और 7 का क्यूब 343 है। अगर मैं यहां 4 और 5 का जोड़ करने की कोशिश करूं तो वो क्या बनता है, 9 बनता है, और 9 का क्यूब 729 होता है। 9 का क्यूब क्या होता है बताइए, 729 होता है। और देखिए मजे की बात यह कि 729 भी मेरे को ऑप्शन में मौजूद है। अब लड़ाई हुई कि ऑप्शन ए ज्यादा सही होगा या सी ज्यादा सही होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्क्वायर और जो वर्ग है, स्क्वायर और जो वर्ग नहीं, सॉरी, स्क्वायर और क्यूब है कि नहीं, यानी कि मैं बात करूं वर्ग करना या घन करना, क्यूब या स्क्वायर, इनको हमेशा वरीयता दी गई इस इधर उधर रीअरेंजमेंट की तुलना में, क्योंकि ये बड़ी चीज है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा 3 4 3 4 5 4 ये लॉजिक से ज्यादा अच्छा लॉजिक होता है। कौन सा बताइए, स्क्वायर या क्यूब? ये इतना इत्तेफाक से नहीं हो सकता। तो मैं कहूंगा 3 + 4 7, 7 का क्यूब 343 है, तो 4 + 5 9 और 9 का क्यूब 729 है। हां, अगर ये 729 नहीं होता तो फिर आंसर 405 4 5 4 देना पड़ता। ये लड़ाई का मुद्दा नहीं है, इट्स नॉट द डिस्प्यूटेड। आपको क्या करना है, आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है कि चारों में से सर्वोत्तम कौन सा है।
आप ही के एग्जाम में आए हुए मैं आपको प्रश्न दिखाता हूं जहां आपको दो दो सही आंसर नजर आएंगे और फिर उनमें से हम डिसाइड करेंगे कि बेटर ऑप्शन क्या बनता है। प्रश्न संख्या 2 पर आइए। 24 से लेकर के 60 की बात हो रही है। अब 120 से क्या करेंगे? एक बात तो मेरे को समझ में आई कि जब 24 से लेकर के आप 60 तक जा रहे हो तो 24 से 60 अक्सर जोड़ने पर तो कुछ नहीं आता, क्योंकि 24 के दुगने से भी ज्यादा है कि नहीं? तो 120 के दुगने से कुछ ज्यादा। 24 और 60 में कुछ समझ में आता है क्या? अगर मैं 24 का दुगना करूं तो 48 होता है और 24 का आधा करूं तो 12 होता है और 48 में 12 जोड़ूं तो मुझे 60 नजर आता है, क्योंकि ये बड़ी संख्या मुझे नजर आ रही है। तो ये बहुत ही जल्दी मुझे दिखता है कि ये 24 का 2.5 गुना है। 24 के 2 गुने को करके आधा गया है, लेकिन ये तभी सही माना जाएगा जब अगले वाले में भी ऐसा होता हो, और होता हो से क्या मतलब है? होने के बाद ऑप्शन मिलता हो। तो मैं बात करूं 120 का दुगना कीजिएगा 240 होता है, 120 का आधा कीजिएगा 60 होता है और 240 में 60 जोड़िएगा तो 300 आता है और 300 मेरे को दिख रहा है, यानी कि ये बिल्कुल सही चल रहा है। क्या मैंने कहा? मैंने कहा कि जैसे ऊपर 2.5 गुना हो रहा है या नीचे भी 2.5 गुना होना चाहिए। क्या 2.5 गुना होने से हो रहा है? हाँ, 120 में 120 जोड़िए 240, 120 का आधा जोड़िए 60, तो कितना बनता बताइए? 300। तो मैं बात करूंगा यहां पर कि बिल्कुल निश्चित रूप से, और यहां पर क्या नियम समझ में आया? बिल्कुल 2.5 गुना होने का नियम समझ में आता है। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। 1 और 8, 1 और 8 और ये 4। अब इसमें मेरे को जो समझ में आया वो तुरंत एक बात समझ में आई कि जो 1 है वो 1 का वर्ग भी हो सकता है, 1 का क्यूब भी हो सकता है और 1 टू द पावर n भी 1 हो सकता है। 8 की बात करूंगा तो 8 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता, लेकिन 8 किसी संख्या का क्यूब जरूर होता है और वो संख्या है 2। इस 4 की बात करूं तो ये 4 किसी का स्क्वायर होता है। चूंकि ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, और मेरे को ऑप्शंस में जो दिख रहे हैं उसमें भी कुछ ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि 512 जो है वो 6 का क्यूब होता है कि नहीं? और जो 64 है वो 4 का क्यूब होता है। तो आपको कभी कभी ऑप्शंस की मदद भी लेनी पड़ेगी। अगर मैं इस 1 और 8 में रिलेशन जोड़ने की कोशिश करूं तो 1 और 8 में मैं क्या क्या जोड़ सकता हूं? तो ये मुझे जल्दी समझ में आया। ये समझ में आया कि 2 का क्यूब हो रहा है। अगर ये 2 का क्यूब हो रहा है तो मैं इसके लिए क्या कह सकता हूं कि भाई ये क्या हो रहा है? ये भी 1 का क्यूब हो रहा है, लेकिन मैं इसको 1 का क्यूब ना कहकर 1 का स्क्वायर इसलिए कहना पसंद करूंगा क्योंकि जो पहला दूसरा यहां पर है वही पहला दूसरा यहां पर है। अगर ये 1 का क्यूब हो रहा होता तो ये भी तो किसी का क्यूब होता। अब 1 का तो स्क्वायर करने पर भी 1 आता है और 1 का क्यूब करने पर भी 1 आता है, लेकिन यहां पर ये 4 जो है वो किसी का भी क्यूब करने पर नहीं आता। तो जो यहां पहला है वो यहां पहला बैठना तो चाहिए, तो ये तो क्यूब करने पे आता ही नहीं है कि नहीं? तो मैं बात करूंगा ये किसी का स्क्वायर है, तो फिर किसका स्क्वायर है? ये 2 का स्क्वायर है। तो मैं कहूंगा कि ये जो 1 यहां नजर आ रहा है ये मुझे क्यूब कम और स्क्वायर ज्यादा नजर आता है। तो मुझे क्या लगा कि भाई पहले आप क्या करते हो? 1 का स्क्वायर करते हो, फिर 1 जोड़ करके 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब कर देते हो। यानी पहली संख्या पे 1 और 8 कैसे आए? 1 का तो स्क्वायर और 1 के बाद अगली संख्या 2 का क्यूब। अब आपने क्या किया? ये आपने दिया 4 और क्या बताइए? क्वेश्चन मार्क। तो मैं यहां क्या कह सकता हूं? ये किसका स्क्वायर है साहब? ये 2 का स्क्वायर है। ये 2 का स्क्वायर है, यहां 1 का स्क्वायर था और 1 के बाद में 2 का क्यूब था। तो मैं 2 का स्क्वायर करता हूं और 3 का क्यूब कर देता हूं। तो 2 का स्क्वायर कितना है? 4, और 3 का क्यूब कितना होगा? 27। क्या ऑप्शन में 27 है? इसमें किसी भी ऑप्शन में 27 नहीं है। अगर ऑप्शन में 27 नहीं है तो क्या हम एग्जामिनर से जिद करें कि साहब हमारे को तो ऐसा ही बनता है, आपको तो 27 देना ही था, प्रश्न गलत है? ऐसा कभी नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर जो हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी बातें हो सकती है, जो हो रहा है वो अगर आप जो कर रहे हो वैसा मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जामिनर से आप मैच करते हो। एक बात बताओ मेरे को, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 10 का क्या करूं मैं? अब आपने कहा भाई 5 को 25 बोलता है, तो आप 10 को क्या करो? 100 लिख दो। और आपका एक्सप्लेनेशन ये था कि भाई 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100। फिर उसने कहा कि मैं तो स्क्वायर नहीं कर रहा था, मैं तो 5 का 5 गुना कर रहा था, तो 10 का 5 गुना 50 होता है। हम जिद नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमने 1 नंबर देखा, हो सकता है उसने 3-4 नंबर दिए हो। और फिर भी एक बात तो तय है ना कि हमारा काम क्या है,
ऑप्शंस में से करके आना है। इसमें कोई शक नहीं है कि 5 का स्क्वायर भी हो और 5 का 5 गुना भी हो तो स्क्वायर को हम प्रायोरिटी देंगे 5 गुना के बजाय, क्योंकि मल्टीप्लाई की तुलना में स्क्वायर को ज्यादा अच्छा माना जाता है। इधर देखो, अब क्या हुआ साहब, ये तो हमारे को बैठा नजर नहीं आया। अब क्या कर सकते हैं ऑप्शंस के अंदर, ये बात तो समझ में आती है कि यहां पर कुछ क्यूब जैसा आना चाहिए। तो ऑप्शंस में देखूं तो 64 4 का क्यूब है और 512 6 का क्यूब है। एक बात बताओ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक का स्क्वायर करते हैं और एक जो संख्या है उसका दुगुना कर देते हैं, क्योंकि एक में जोड़ने से भी एक 2 आता है और एक का दुगुना करने पे भी 2 आता है। तो अगर यहां पर 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 का दुगुना क्या कर सकते हैं बताओ, 2 का दुगुना 4 भी तो कर सकते हैं, और 4 का क्यूब करेंगे तो क्या आना चाहिए बताइए, 64 आना चाहिए जो ऑप्शन में मिलता है, और वही सही आंसर है क्योंकि 27 तो ऑप्शन में है भी नहीं। तो क्या बात निकली भाई कि पहली जो संख्या है 1 और 8 वो कैसे आई, 1 का स्क्वायर और 1 के दुगने 2 का क्यूब। अब ये 4 और ये कैसे आएगी, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो जिसका स्क्वायर है उसके दुगने का क्यूब, तो 2 का स्क्वायर 2 का दुगना 4, 2 का दुगना 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब क्या बनता है 64। तो ऑप्शन नंबर क्या देना चाहिए, ए देना चाहिए। तो मैं आपको बार बार यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको उत्तर सही निकालना कैसे है, ऑप्शंस की मदद से, क्योंकि आपका काम उत्तर को लिखकर आना नहीं है, आपका काम ऑप्शंस में से सर्वोत्तम को चुनकर आना है। जल्दीबाजी में मत रहिए, मेरा उद्देश्य यह प्रश्न कराना नहीं है केवल, बल्कि आपको एनालॉजी के बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लेकर के चर्चा करना है। जरा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 4, 392 को 28 लिखता है। हम उधर भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार हम केवल सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा अपन इधर लिखकर बात करते हैं। 392 को 28 लिखता है, तो उसने पूछा कि भाई 722 को क्या लिखना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, इतनी सी बात मुझे बताइए कि 392 एक बड़ा नंबर है और 28 उसकी तुलना में बहुत ही छोटा नंबर है, तो यह तो तय है कि यहां पर कहीं ना कहीं डिवीजन का रोल तो है। बताओ है कि नहीं। मैंने आपको क्या कहा था, अगर कोई संख्या अप्रत्याशित रूप से कम हो रही हो तो डिवाइड का रोल जरूर है। और डिवाइड के क्या अर्थ है, डिवाइड का मतलब है कम करने के कई तरीके हैं। सीधा डिवाइड करना भी कम करता है, रूट वर्गमूल निकालना भी कम करता है, घनमूल निकालना भी कम करता है, बिल्कुल करता है। अब आप ध्यान देंगे सब लोग, क्या समझ में आए कैसे करें इसको। 392 को 28 बोलता है तो 722 तो हम बाद में बनाएंगे, पहले हमें यह तो समझ में आए। देखो ऑप्शंस में नजर डालो, 18, 28, 38, 48, ऑप्शंस भी बहुत छोटे छोटे से हैं, यानी कि 392 से 28 बनाया तो 722 से भी कुछ ऐसे ही आसपास ही बनाने वाला है ना। अब ये कैसे बनाने वाला है, थोड़ी कोशिश कीजिए। आप एक काम कीजिएगा, अगर आप वास्तव में सीखना चाहते हैं तो आपको जैसे ही क्वेश्चन मिलता है आप एक बार पॉज कीजिए और एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं यहां पर पॉज करूंगा तो उसको सेंस ही नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो है कि नहीं। आप पॉज कीजिए फिर कीजिए, और फिर जब आपसे हो जाए या ना हो, दोनों ही केस में आप मैच किए कैसा हो रहा है, तो आपका क्या होगा, एक एप्टीट्यूड डेवलप होगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इधर देखिए, मुझे एक बात समझ में आई, एकदम से नजर पड़ता है कि छोटा कैसे बनाऊं। अब 392 से तो मैंने सब कुछ करके देख लिया, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करो 27, फिर आगे बैठता नहीं है। अगर ये 1 भी होता तो कुछ जोड़ता, कुछ इधर किया, 9 को 2 18, तो कुछ बैठता नहीं है, नई बात बनती। अब जरा एक बार एक नोटिस कीजिए एक बात, 392 का अगर आधा करें तो 196 होता है, 392 का आधा करूं तो 196 होता है, और 196 मेरे से बहुत चर्चित है। 196 का रूट 14 होता है और ये 14 का दुगुना है। एक बार यहां ट्राई करके देखें, अगर 722 की बात करूं तो 722 का आधा होता है 361, और 361 का रूट होता है 19, और 19 का दुगना क्या ऑप्शन में 38। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, जो लैंग्वेज जिस तरीके से मैं चल रहा हूं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, पहली बात तो मैंने कहा कि ये नंबर बड़ा और ये छोटा है, पहले तो इसमें हमने करके देख लिया, खूब सब कुछ नहीं बैठा। तो पहली स्टेप हमने क्या की, जरा मैं बोर्ड पे लिखता हूं, देखो 392 का आधा किया, आधा किया। अब ये प्रैक्टिस करते करते आपको आएगा ही आएगा सब, तो आया 196। अब हमने क्या किया, 196 से इसकी कनेक्टिविटी करने की कोशिश की 28 की, तो 28 की तो नहीं हुई, लेकिन 28 के आधे की हो गई। कैसे हुई, क्योंकि 196 जो है ना, 196 का वर्गमूल, 196 का वर्गमूल क्या होता है 14, और 14 का दुगना करें तो क्या आता है बताइए 28। लेकिन ये सब कुछ इतना आसानी से नहीं हो सकता,
पहले संख्या का आधा करके जो प्राप्त किया उसका वर्गमूल जो आ रहा है उसका दुगुना है। तो वैसा यहां पर करके देखें तो सबसे पहले 722 में मैंने आधा किया, तो देखो 700 का आधा तो 350 होता है और 22 का आधा 11 होता है, तो ये 361 होता है। और अगर आपको वर्ग याद है तभी ये चीजें जल्दी क्लिक करेंगी, वरना क्लिक नहीं करेंगी। फिर क्या किया, इस 361 का वर्गमूल निकालें तो आपको याद होना चाहिए 19 होता है, और फिर इस 19 का दुगना करें तो 38 होता है, और 38 हमारे ऑप्शन में उपलब्ध है, यानी कि आंसर मेरा सी ही होना चाहिए। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, 9 से 80 बनाता है तो 100 से क्या बनाएगा। अगर मैं 9 से 80 की बात करूं तो मेरे को लगा 9 का स्क्वायर 81 होता है, क्योंकि 9 से 80 तो मल्टीप्लाई किए बना होएगा ही नहीं, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, वर्ग करना भी तो मल्टीप्लाई है, क्यूब करना भी तो मल्टीप्लाई है भाई, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 यही तो होता है। अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, तो 9 का वर्ग 81, क्योंकि उसके आसपास है, हो सकता है कुछ और हो, लेकिन एक बार जो ट्राई करें वो वर्ग और घन इन सबको प्रायोरिटी देनी चाहिए पहली में। अगर बहुत बड़े बनते हैं तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 बनता है एक बार तो। अब ये 100 है, अगर मैं 100 का वर्ग करूं तो 2 जीरो में और लगानी पड़ेगी, और जैसे इसने एक कम किया वो एक कम करूं तो क्या मुझे 4 बार 9 ऑप्शन में मिल रहा है। देखो ऑप्शन नंबर डी मुझे दिख रहा है, तो मैं कहूंगा कि इसका सही उत्तर यही होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं हो पाएगा, और 9 को और किसी से मल्टीप्लाई होता भी नहीं है। जैसे कोई कहे कि भाई मैं 9 का 10 गुना करता हूं 90, 9 का 10 गुना करता हूं 90 और फिर 10 घटा देता हूं, तो मैं कहूंगा कि भाई जैसे 9 का 10 गुना किया तो मैं भी 100 का 10 गुना करूं 1000, और जैसे इसने 10 घटाया मैं भी घटा दूं, तो मुझे ऐसा कुछ नजर भी नहीं आ रहा इसके अंदर, हाँ कि ना भाई, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और ये अगर दोनों नजर आते भी बाई चांस ऑप्शन होता तो भी मैं कहता कि ये ऑप्शन बेटर है। ये ऑप्शन क्यों बेटर है, क्योंकि मल्टीप्लाई और प्लस माइनस के बजाय वर्ग और फिर प्लस माइनस करना हमेशा गणितज्ञों की नजर में, एग्जामिनर की नजर में बेटर ऑप्शन माना जाता रहा है। तो मैं बात करूंगा 9 का वर्ग, 9 का वर्ग क्या बताओ 81, उसमें से 1 घटाया गया तब जाकर आपको 80 प्राप्त हुआ, तो मैं कहूंगा 100 का वर्ग क्या है बताइए, वर्ग का मतलब है 2 जीरो और लगाना है, और माइनस 1 किया गया तो आपको फिर ये मिला 9999। प्रश्न संख्या 6 पर आइएगा, 2 3 23 को 216 बनाया, 42 को कैसे बनाए। ये देखो 216 दिखते ही, जैसे ही 216 दिखा तो मेरे को तुरंत सबसे पहले ये क्लिक किया कि ये तो 6 का क्यूब होता है, क्योंकि क्यूब सारे याद हैं, याद होने चाहिए। अब जैसे ये क्लिक किया कि 6 का क्यूब होता है तो 6 कैसे आए, इस पे दिमाग लगा, तो फिर मुझे लगा कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 आता है, और फिर इस 6 का क्यूब करूं तो 216 आता है। क्या उधर भी ऐसा हो पाएगा 42, तो अगर यहां 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 8 आता है, और आपको पता है 8 का क्यूब कहीं दिख रहा है क्या 512, यस 8 का क्यूब 512 मुझे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए मुझे आंसर देना चाहिए। आपकी नजर 23 से ज्यादा 216 पर होनी चाहिए, क्योंकि 216 इतना कॉमन है कि 216 क्या होता है, 216 6 का क्या होता है बताइए, क्यूब होता है, और ये इतना इत्तेफाक से नहीं आएगा, यानी कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से इस वाले पहले वाले हिस्से से 6 प्राप्त किया गया है, और फिर 6 का क्या किया गया है क्यूब, तब जाकर 216 मिला है। अब इतना हो गया तो ये पक्की बात है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा 8, और 8 का क्यूब क्या होता है 512। आपको क्यूब कम से कम 9 तक तो याद होने ही चाहिए, 15 तक हो बहुत अच्छी बात है, और स्क्वायर आपको 25 तक याद होने चाहिए। प्रश्न संख्या 7, अब देखो मैं ऊपर पढ़ ही नहीं रहा, आपको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नीचे दिया है उसी से काम चलाएंगे, क्योंकि यही तो पूछ रहा है वो, यही तो ये जो हमारे को दिख रहा है। आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या पढ़ते हैं कि ये दो एक रेशो है, एक पेयर, ये 2 का एक रेशो है, ये पेयर और ये पेयर में अनुपातों में अगर एक जैसे संबंध है तभी ये समानुपात होता है, तभी क्या होता है ये समानुपात, यानी ये 2 में एक जैसे रिश्ते, इस 2 में एक जैसे रिश्ते, और ये 2 एक जैसे पेयर है, तो इन दोनों पेयर के बीच के रिश्ते को क्या बोलते हैं समानुपात। ये जो सामने दिख रहा है आपको 1 2 3 से 36 आया, 1 2 3 से क्या आया सब 36 आया। मेरे को ऐसा लगा जैसे 36 का जो रिलेशन है, ये देखो 36 6 का स्क्वायर है, और ये 11 का, ये बात करें 2 2 1 है, सॉरी 2 2 1 है, और ये भी पहला वाला पार्ट है, मुझे बाद वाला पार्ट निकालना है।
तो इस वाले पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो ये 6 का स्क्वायर है, और अगर ये 6 का स्क्वायर है तो 6 कैसे नजर आएगा? देखो अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं तो 1 + 2 + 3 तो कितना आएगा बताओ? 6। और मैं 6 की बात करूं तो 6 का स्क्वायर कितना नजर आएगा बताओ? 36। ऐसे में अगर यहां बात करूं कि अगर इन तीनों को जोड़ने पर जो आया वो उसका स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको कोशिश करूं एक बार? अगर मैं बात करूं 221, तो वापस में इनको जोड़ूं 2 + 2 + 1 तो कितना बना बताइए? 5। और अगर ये 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या 25 मुझे नजर आ रहा है ऑप्शन में? यस नजर आ रहा है। तो आंसर क्या देना चाहिए? डी देना चाहिए, क्योंकि 36 कैसे आया? 6 अगर मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि 36 से 6 का स्क्वायर जल्दी पकड़ में आता है। 1 + 2 + 3 6 है, तो ये 2 + 2 + 1 5 का स्क्वायर 25 जल्दी समझ में आता है। 8 नंबर, 6 को बोलता है 222। 6 एक बहुत छोटा नंबर है, 222 है, 221 नहीं, मैंने 221 लिख दिया, 222। 6 को 222 बोलता है तो 9 को क्या बोलेगा? अब आपको पहली बात तो ये कि ये छोटा नंबर और ये बहुत बड़ा नंबर है, तो आपको बिना मल्टीप्लाई किए, बिना वर्ग किए, बिना घन किए, बिना किसी भी तरह से बहुत बड़ा बनाए ये आ ही नहीं सकता। तो आपका दिमाग चलेगा, कोशिश करेंगे कैसे करें। तो 6 के आपको सारे फॉर्मेट पता होने चाहिए। जैसे ही 222 दिखा तो मुझे तुरंत याद आया कि 6 का क्यूब 216 होता है। 6 का क्यूब क्या होता है? 216। और मैं 216 और 222 को रिलेट कर पा रहा हूं कि 216 में अगर मैं 6 ही जोड़ता हूं तो 222 आता है, और ये इतने इत्तेफाक से नहीं आ सकता। 6 का क्यूब क्या होता है? 216, और उसमें मैं 6 ही जोड़ता हूं तो 222 नजर आता है। क्या उधर हम ट्राई करके देखें? 9 का क्यूब क्या होता है? 729 होता है, और अगर उसमें मैं 9 ही जोड़ता हूं तो 738 नजर आता है। क्या 738 कोई ऑप्शन में है? बिल्कुल है, सी ऑप्शन। तो आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूं इसमें क्या नजर आया मुझे? जो भी संख्या है ये छोटी है और ये बहुत बड़ी है, ये 9 है और ऑप्शंस काफी बड़े हैं। तो मैं बात करूं कैसे नहीं कैसे तैसे मुझे मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो 6 का जो क्यूब है, 6 का जो घन है, 6 का घन कितना है? 216। उसमें 6 ही जोड़ा, और ये तो उसने करके दिया हुआ है, ये आप कर नहीं रहे हो, ये तो उसको करके दिया है आपको। ये तो सिर्फ आप पता लगा रहे हो कि इसके अंदर हो क्या रहा है। जो इसमें हो रहा है वही आगे होना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 9 नंबर प्रश्न। ये सब आपके लिए क्लासेस हैं, आप थोड़ा कोशिश करें कि चाहे चैप्टर कैसा भी हो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है मार्क्स। टारगेट जब 30 में से 30 बनाया तो एक नंबर भी मिस नहीं होना चाहिए। तो आप एनालॉजी में भी अपने आप को इतना अच्छा बनाओ, बल्कि मैं आपको बता रहा हूं इसमें जो 3 प्रश्न आएंगे उसमें 3 में से 3 सही करना कंपैरेटिवली और भी ज्यादा सरल है। देखिए अगर यहां बात करें 6 को 64 बोलता है। अब 64 तो 8 का स्क्वायर है, क्योंकि 64 की तो परिभाषा सबसे पहले यह समझ में आती है। अब 8 तो यहां दिख नहीं रहा, 6 दिख रहा है, तो कैसे रिलेट करूं भाई? 6 को अगर 64 बोलता है, आपको समझाने के लिए लिखता हूं बाजू में, तो इसकी तो मुझे परिभाषा जल्दी समझ में आई कि ये 8 का स्क्वायर है। बट 8 आए तो सही, तो मैंने क्या कहा भाई 6 तो नहीं दिख रहा, तो चलो 6 में से 2 जोड़ के देखते हैं तभी 8 आएगा। उधर क्या हुआ? 11। अगर 6 में 2 जोड़कर फिर स्क्वायर किया तो क्या 11 में 2 जोड़ के ट्राई मारे एक बार? 13। और 13 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या 169 ऑप्शन में है? बिल्कुल है। तो आंसर क्या होना चाहिए? सिर्फ बी होना ही चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्क्वायर है, तो यहां भी स्क्वायर आना चाहिए। अभी किसका स्क्वायर है? 8 का। 8 तो कहीं दिखा नहीं, लेकिन 6 जरूर दिखा, तो 6 में मैंने 2 जोड़ा, फिर जब 6 में 2 जोड़ा तो 11 में भी 2 जुड़ना चाहिए, तो बात करूंगा 13 का स्क्वायर। अभी जो सारे क्वेश्चन है नंबर पर बेस्ड हैं, सारे क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? नंबर पर बेस्ड है। सारे नहीं है, आज का जो सेशन है उसमें करीब 15 क्वेश्चंस नंबर पर बेस्ड हैं, कुछ अच्छे प्रश्न, ताकि हम सीख सकें। फिर हम बात करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस जो अल्फाबेट पर बेस्ड हैं। एक एडवाइस मैं आपको जरूर दूंगा, मैंने आपको जो एक सेशन ऑलरेडी लिया है कोडिंग और डिकोडिंग का, उस कोडिंग डिकोडिंग के पहले सेशन में मैंने आपको सिखाया था अल्फाबेट की कोडिंग और डिकोडिंग। आप उसको जरूर देखिएगा, एक तरह से वो भी एनालॉजी का ही तो पार्ट है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में भी हम वही करते हैं कि 5 को 25 बोलते हैं तो 7 को क्या बोलो, और यहां पर भी हम सेम काम करते हैं। इसलिए आप वो जो कोडिंग डिकोडिंग का पहला सेशन है अल्फाबेट वाला, वो जरूर देखिएगा। उससे भी आपके एनालॉजी में एक प्रश्न जरूर बनता है, वो दोनों जगह इस्तेमाल होता है, कोडिंग डिकोडिंग में भी और एनालॉजी में भी। प्रश्न संख्या 10, इसने कहा
एक अलग तरह का प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्या का समूह प्रश्न में दी हुई संख्याओं के समूह के समान हो। समानता ही तो एनालॉजी है, सादृश्यता, सिमिलरिटी, एक जैसा होना, जैसा इधर वैसा उधर। अब इसने क्या कहा, संख्याओं का एक समूह है। अब समूह कैसा है, 4, 25, 81। देखते ही पकड़ में आता है कि 4 भी एक वर्ग है 2 का, 25 भी वर्ग है 5 का, 81 भी वर्ग है 9 का। लेकिन 2, 5 और 9, 2 में 3 जोड़ूं तो 5 और 5 में 4 जोड़ूं तो 9। चलो पहले वर्ग तो मिले, फिर सीक्वेंस भी देखेंगे। वर्ग की बात करूंगा तो ये पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता साहब, क्योंकि 79 वर्ग नहीं है। 16, 6400 ये हो सकता है, देखेंगे। 9 तो होता है, 81 होता है, 48 नहीं होता। 9 होता है 49, 143 नहीं होता। अब सीक्वेंस तो मैं बाद में देखता ना, ऑप्शन ही मेरे पास एक बच रहा है, सिर्फ सी, तो मुझे जरूरत ही नहीं सीक्वेंस चेक करने की, क्योंकि 2 मिले तब तो मैं चेक करूं। तो मैं क्या चेक करना चाहता था, ये 2 का है फिर 5 का है 3 के अंतर में, ये 5 का फिर 9 का है 4 के अंतर में। बट अब ये चेक करने की जरूरत नहीं बची, ऑप्शन ही एक है हमारे पास। प्रश्न संख्या 11, एक बहुत अच्छा प्रश्न, आप सारे ध्यान दीजिएगा। 264 2 बराबर 6, यहां पर लिखा है 264 स्टार लगा रखा है बीच में, 2 बराबर 6। अब ये कैसे आए, आगे लिखा है 870 और फिर ये स्टार का मतलब है कुछ ना कुछ चिन्ह है इसके अंदर, 3 बराबर 11। अब एक नहीं 2-2 ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब 2-2 पार्ट बना के दे रखे हैं। अब आपको ये सॉल्व करना है, ये तो हम सॉल्व कर लेंगे, पहले इसको तो समझें कि कैसे हो रहा है। एक बात बताओ, इधर 264 है, इधर 2 है और आंसर आ रहा है 6, इधर 870 है, इधर 3 है और आ रहा है 11। तो एक बात तो तय है, इस स्टार की जगह कुछ चाहता है वो। ये मैंने आपको क्या कहा, एक बड़ी संख्या है 264, जबकि ये 6 रिजल्ट बहुत छोटा है। 870 एक बड़ी संख्या है और 11 रिजल्ट बहुत छोटा है। और मैंने आपको क्या समझाया, अगर आपको जो दिया है वो बहुत बड़ा है और रिजल्ट बहुत छोटा निकालना है, तो ये तय बात है कि कहीं ना कहीं वर्गमूल, कहीं ना कहीं घनमूल, कहीं ना कहीं डिवीजन, कहीं ना कहीं कम होने वाला काम जरूर हो रहा है। अब कम कैसे करें, और तो कुछ है ही नहीं, ये 2 है। जरा 2 से डिवाइड करके देखें तो 1, 3 और 2 आता है। अगर मैं 264 में डिवाइड करूं किससे बताइए, 2 से। अगर 264 में ये रहा 264, ये रहा 2, तो 2 से डिवाइड करो तो क्या था, 1, 3 और 2। और देखिए तो सही, 1 + 3 + 2 अगर मैं जोड़ूं तो क्या 6 आता है, बिल्कुल आता है साहब। 870 में अगर आप 3 से डिवाइड करोगे, 870 में अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 290 आएगा। मैंने क्या किया, 900 में 3 से डिवाइड करके देख लिया, तो 900 में 3 से किया तो 300 आ गया। अब 30 की गड़बड़ी की थी तो 30 का मतलब है 10-10 एडजस्ट कर लिया तो 290। और नहीं तो आप 3 से डिवाइड करो, ये देखो 2 बार 6, फिर 3 नाम 27, 270 आता है, 290 सॉरी 290 आया। अच्छा फिर क्या किया था, इस संख्या में इससे डिवाइड करके जो आया उनमें जोड़ दिए डिजिट्स को, फिर इस संख्या में इससे डिवाइड करके जो आया उसको जोड़े जरा, 2 + 9 + 0 जोड़ने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 11। ये सब सही चल रहा है। इसका अर्थ हुआ कि हमको भी ऐसा ही करना है। यहां क्या करना है साहब, 870 में पहले किससे डिवाइड करूं, 870 नहीं सॉरी 735। 870 तो हमने कर लिया, वही वाला है 735। 735 में किससे डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करें। आप देखो 15 5 75, अगर ये 750 होता तो 150 आता, और मैं बात करूं 3 कम करेंगे 147 आएगा। देखो एक बार 5 से डिवाइड करो, कितना हुआ 1, कितना बच रहा है 2, तो 5 4 कितना है 20, 3 बच रहा है 35 बनेगा, 5 7 35, यानी कि 735 में 5 से डिवाइड करने पर 147 आता है। और अगला काम क्या करना था, 1 + 4 + 7 इन तीनों को जोड़ना था, तो ये बनता है 12 और ऑप्शन नंबर बी हमारा जवाब होना चाहिए। 1 + 4 + 7 दैट इज 12। उम्मीद हम समझ पा रहे हैं, तो हम जितना ही कर सकते हैं एग्जाम में हमें यही करना होगा। और मैं इतना 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 फुल प्रूफ चल रहा हूं कि मुझे लगता है चैप्टर चाहे आसान हो चाहे टफ हो चाहे कुछ ही हो, मैं ऐसा कुछ ना छोड़ूं जो आपको वहां एग्जाम में ऐसा लगे कि ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं।
कोशिश करें कि पूरे 30 में से 30 जो क्वेश्चंस आपको दिखें वो इन्हीं कक्षाओं से नजर आने चाहिए। तो वैरायटी शामिल करने की पूरी कोशिश की गई है। जरा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 12, 17 से 60 बनाया तो 20 से क्या बनाएंगे? एक बात तो तय है कि मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, क्योंकि 17 से 60 मल्टीप्लाई के बिना आता ही नहीं है। तो क्या क्या कर सकते हैं जरा देखते हैं। 17 4 68 होता है, 68 ज्यादा हो जाएगा, 68 में से फिर 8 कम करना पड़ेगा। 17 3 51, अब स्क्वायर में भी नहीं बनता। 17 3 51, 51 में 9 जोड़ा, अब आगे कुछ बन ही नहीं रहा, कुछ और सेट ही नहीं हो रहा। 1 + 7 8 में भी कुछ नहीं बनता। अगर 51 करके 9 जोड़ूं तो इसको भी 3 गुना करूं, 60 करके 9 जोड़ूं, ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा है, क्योंकि और कोई ऑप्शन समझ में ही नहीं आ रहा यहां पर। तो और वो ऑप्शन मिल भी रहा है, यानी 17 का पहले 3 गुना किया गया 51, और 51 में क्या जोड़ा गया 9, तो 60 आया। लेकिन यही काम उधर भी होना चाहिए तभी सही होगा। तो 20 का 3 गुना किया गया, क्या बताओ 60, और 60 में 9 जोड़ा तो 69। तो मैं बात करूं यहां पर ऐसा नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 13, 10 से बनाया 90, 10 से बनाया 90, तो मुझे लगता है 10 का स्क्वायर होता है 100। 10 से क्या बनाया 90, तो ये तो या तो 9 गुना बोल दूं, या तो 10 का 9 गुना सही दिख रहा है, या फिर 10 का स्क्वायर 100 उसमें से 10 कम है, दोनों बैठते हैं। जरा उधर चेक करते हैं। 10 का 9 गुना तो 20 का 9 गुना 180, 20 का 9 गुना 180 तो है भी नहीं हमारे पास। अगर 10 का स्क्वायर 100 और उसमें से 10 कम किया तो 90, तो 20 का स्क्वायर 400 और 400 में से 20 कम करें तो 380। अब एक गलती हो सकती है, वो क्या हो सकती है कि 10 का स्क्वायर 100 और 100 में से 10 कम किया तो 90, और 10 का स्क्वायर 100 और 100 में से 10 कम किया तो 90। अब 20 का स्क्वायर 400 और 400 में से 10 कम किया तो 390, वो भी मौजूद है। अब 390 भी और 380 भी है, बट मेरे को लगता है गारंटी से 380 बेटर ऑप्शन है। देखो यह क्या हो रहा है, 10 का पहले तो स्क्वायर हो रहा है और फिर 10 कम हो रहा है 90। अब यहां पर 20 से क्या करूं भाई, पहले तो 20 का स्क्वायर करें 400, फिर 20 कम किया तो 380 आया। अब किसी ने कहा सर यहां 10 कम किया था, यहां 20 कम क्यों किया? भाई ये संख्या ही 10 थी, तो मैं ये कहूंगा कि 10 का स्क्वायर और फिर जिसका स्क्वायर वही कम हो गया, तो 20 का स्क्वायर और फिर 20 कम हो गया। लेकिन यह भी तो सही है कि 10 का स्क्वायर और 10 ही कम हुआ, 10 और 20 का स्क्वायर और 10 कम हो गया। दोनों सही है, लेकिन अगर दोनों में से हम बेटर मानेंगे ना, तो 10 के लिए तो फिर भी तुक्का समझ में आता है, बट सेम नंबर जिसका स्क्वायर और वही कम होना, जो नंबर का स्क्वायर है वही कम होना, वो कंपैरेटिवली बेटर माना जाएगा। तो मैं बात करूंगा यहां पर 390 के बजाय 380 बेटर ऑप्शन माना जाएगा। 1 2 3 से 4 बोला, 123 को वो 4 बोलता है, तो 726 को क्या बोला जाएगा? एक बात तो तय है, 123 बड़ी संख्या और 4 छोटी संख्या है। ऑप्शंस भी बहुत छोटे छोटे से ही है, 23 26 14 12, ये बहुत बड़ा है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है संख्या छोटी तो बनानी पड़ेगी, यानी कि या तो वर्गमूल करना पड़ेगा, घनमूल करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, कैसे तैसे जैसे छोटा तो करना पड़ेगा। अब छोटा करने में दिमाग लगाएं तो कैसे करें? 123 अगर 1 2 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये 6 आता है, ऐसा नहीं बनता। इनको करेंगे तो बहुत ज्यादा आएगा, ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। आप वो भी नजरिया रखना कि आप जो कर रहे हो ना, आप करते हुए ऐसा देख लेना इससे इतना बड़ा पहाड़ जैसा आंसर आएगा और ऑप्शन में पहाड़ है ही नहीं, छोटी मोटी चीटियां ही दिख रही है, तो फिर करो काहे को? आपको लिखकर थोड़ी आना है भाई, आपको तो ऑप्शंस में से चुनना है, तो आपकी तीखी नजर ऑप्शन पे भी रहनी चाहिए कि ऑप्शन क्या दिखा रहा है, ऑप्शन के हिसाब से चलना है आपको। अब चलो देखो, यहां मुझे समझ में आया एक बढ़िया लॉजिक। शुरू के 2 डिजिट देखो 12, और उसमें अगर मैं अगले वाले से डिवाइड करूं तो 4 आता है। देखो आप, शुरू के 2 डिजिट क्या है 12, इसमें मैं अगले वाले 3 से डिवाइड करूं तो 4 आता है। ये शुरू के 2 डिजिट 72, अगर उसमें मैं अगले वाले 6 से डिवाइड करूं तो 12 आना चाहिए, 12 6 72। क्या 12 ऑप्शन में? डी। और कुछ यहां सूझ भी नहीं रहा, इससे बेटर ऑप्शन समझ में भी नहीं आ रहा। प्रश्न संख्या 15, बहुत आसान आसान प्रश्न तो आप खुद ही कर लोगे, हां ना भाई? आपको मैं बिल्कुल आसान से बोलूं कि 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर या 4 का या 5 का, तो उसमें मेरे को कराने का सिखाने का क्या फायदा? वो तो आप खुद ही करना जानते हो। अरे भाई मैं आपको ऐसा कर रहा हूं, अगर मैं आपको अच्छे लॉजिक सिखाऊं, अच्छे तरीके सिखाऊं, तो फिर आसान सी चीज तो आपसे खुद ही हो जाएगी। इधर देखो, 34 का संबंध 12 से है। अब 34 का 12 से संबंध कैसे आएगा सब? तो इतना बढ़िया समझ में आया, 3 × 4 कर लो तो ये 12 आ रहा है। तो वही संबंध 5 9 का क्या होगा?
तो 59 में भी 2 डिजिट है, तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 45 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या 16 पर ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कुछ शब्दों के साथ बढ़िया प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। देखो इसने कहा, और ये जो शब्द होते हैं ना, ये शब्द ज्यादातर यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे होते हैं, यानी कि कॉमनली एक्सेप्टेड। आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते, इसमें आपको वो मानना पड़ेगा जो सामान्यतः सही माना जाता है। देखो, टिमिड आस, कनिंग, डरपोक गधा, चालाक लोमड़ी ही होता है, आप सब जानते हैं। देखो कई बार कोई व्यक्ति कोई काम करने में बहुत ही ज्यादा हिचकिचाता, डरता है, अरे मेरे को डांटेंगे तो, मेरे साथ ऐसा हो गया तो लोग क्या कहेंगे, तो ये अपन कहते हैं, उसको बोलते हैं अरे तू गधा ही है क्या? बिल्कुल गधा ही है, मतलब क्या, तू इतना क्या डरता है भाई? और कोई बहुत तेज होता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, यार ये लोमड़ी है, ये लोमड़ी की तरह चालाक है। तो ये संज्ञा दी जाती है, दी जाती कि नहीं दी जाती बताइए? तो मैं आपसे बात करूंगा कि जैसे डरपोक और गधे में रिलेशन है, वैसे ही चालाक। अब गधा क्या होता है, बहुत ही डरपोक भी होता है और बिल्कुल ही सीधा होता है कि नहीं? बिल्कुल सीधा होता है, जैसे चलाओ वैसे चलता है, लेकिन ये बहुत तेज है, ये अपन को चला दे, है कि नहीं? तो मैं बात करूं फॉक्स, ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, जिंदगी में कभी भी है ना, याद रखिएगा, डर से जितने विजय पाई ना, जीत उसको जरूर मिलती है। मैं आपको इतनी सी बात बताऊं, मैं अपने लिए नहीं बता रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। जिस दिन मैंने डिवोशन इंस्टीट्यूट शुरू किया, हमने पहला बैच शुरू किया 26 दिसंबर 2011 को। हालांकि मैं टीचिंग में अगस्त 99 से हूं, बट पहले मेरा मल्टीपल जगहों पर पढ़ाना था, फिर मैंने खुद का डिवोशन ओपन किया और पहला हमारा बैच था 26 दिसंबर 2011। मैंने बैच शुरू करने के साथ ही सरकारी नौकरी छोड़ दी, जो मैं इतने सालों से कर रहा हूं। और मैं बात करूं, अगर मैं डरूं कि यार पता नहीं क्या होगा, बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे, बैचेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो फिर डर के से तो कुछ होगा ही नहीं। बस आप में कंटेंट होने चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फिर देखो आपको जीत तो मिलती ही मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जरा देखिएगा, प्रश्न संख्या 17 पर आते हैं। उसने कहा आर्किटेक्ट का बिल्डिंग से कोई संबंध है। अरे बिल्डिंग बनती तो आर्किटेक्ट को तो बुलाते हम, वो आर्किटेक्ट बनाता है नक्शा, तो स्कल्पचर का किससे संबंध होगा? वास्तुकार का भवन से जो रिलेशन है, मूर्तिकार का वो रिलेशन क्लियर मुझे दिख रहा है कि प्रतिमा से होना चाहिए। अब देखो, म्यूजियम का कोई लेना देना नहीं है इससे, क्योंकि ये तो बड़ी जगह है। भवन में वास्तुकार चाहिए, तो मूर्तिकार किसके लिए बात करेगा? स्टेचू बनाने के लिए। छेनी तो क्या इंस्ट्रूमेंट है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, और पत्थर भी इंस्ट्रूमेंट है। अगर यह बात करता, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं कि कोई बात करें कि कारीगर है और कारीगर को कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो इसको भी फिर इंस्ट्रूमेंट चाहिए। लेकिन यहां पर क्या बात क्या हो रही है? बिल्डिंग बड़ी चीज है, फाइनल बनने वाली चीज है, जो अंतिम रूप से बनेगी। और जो बात करूं मैं, जो आपका वास्तुकार है, आर्किटेक्ट है, वो सबसे आरंभ में काम करता है, प्रतिमा सबसे आखिरी में बनेगी, लेकिन जो स्कल्पचर है वही सबसे पहले शुरू करता है। सबसे बढ़िया ऑप्शन डी बनता है। मछली, शल्क, फिश, स्किल्स, और बियर का मतलब क्या है? पंख, पत्ते, फर, स्किन के अलावा कोई आंसर हो ही नहीं सकता। डी। देखिए ये जो स्किल्स होती है वो क्या होती है? एक जो मछली की हार्ड लेयर होती है ना, त्वचा, हार्ड लेयर, बहुत ही ठोस, उसको बोलते हैं। तो बियर के मामले में, भालू के मामले में क्या होता है? वो पंख तो होते नहीं है भालू के, पत्ते भी नहीं सूट करता, फर, लोम, चम भी सूट नहीं करता, तो भालू के लिए क्या सूट करेगा? वो त्वचा, स्किन की बात हो रही है, क्योंकि मछली की भी स्किन को स्किल्स ही बोलते हैं। अगर मैं बात करूं प्रश्न संख्या 19, राइटर और पेन। अब देखो लेखक, कोई भी लेखक अगर होगा, ये लेखक है, तो लेखक का जो संबंध कलम से है, तो लेखक के लिए कलम क्या बताओ? इंस्ट्रूमेंट्स है। अभी आप देखिए, मैं यहां क्लास के अंदर हूं, ये मेरे हाथ में क्या बताओ? कलम है। अगर मैं यहां लिख रहा हूं कुछ भी, तो मेरा ये कलम क्या इंस्ट्रूमेंट है? ऑप्शंस में ढूंढिए। देखो लेकिन एक बात ध्यान रखना ध्यान से मेरी बात को सुनना, अटेंशन देना, इसमें जो सीक्वेंस है वही ऑप्शन में भी होना चाहिए। तो ये लेखक का इंस्ट्रूमेंट उसके आगे है, सुई और दर्जी। ये मैं इसलिए गलत मानता हूं क्योंकि पहले लेखक है, अगर ये पहले दर्जी होता तो हम सही मान सकते थे। मेरी बात आप समझ पा रहे? तो जो यहां पहले है वो वहां भी पहला होना चाहिए, सीक्वेंस भी सेम मैच करेंगे। दूसरा,
कलाकार और ब्रश, कलाकार का इंस्ट्रूमेंट ब्रश, ये मुझे ठीक लग रहा है। अगला देखिए पेंटर, पेंटर का कैनवास नहीं, कैनवास पे तो करता ये नहीं हो सकता। शिक्षक का कक्षा नहीं, शिक्षक जो है उसका इंस्ट्रूमेंट कक्षा नहीं है कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं। बेटर ऑप्शन क्या नजर आता है इसमें, बी ऑप्शन सर्वोत्तम नजर आता है। आपको कई बढ़िया नजर आ सकते हैं, आपको हमेशा क्या चुनना होगा, आपको बेस्ट चुनना होगा। प्रश्न संख्या 20, 10 मिनट की क्लास और है, कुछ अच्छे प्रश्न हम जरूर करेंगे। अभी ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। उसने कहा निम्नलिखित शब्दों के युग्म में से कौन वही संबंध दर्शाता है जो फैन और हीट का है। फैन का मतलब क्या है, फैन का मतलब है कि भाई पंखा, और हीट का मतलब है गर्मी लगना। अच्छा, तो पहले क्या हुआ, पहले वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिससे गर्मी दूर होती है, पंखा चलाते हैं, और पंखा गर्मी लगना बाद में दिया है। तो ऐसे ही सीक्वेंस ढूंढना है। पहला वाटर और ड्रिंक, वाटर और क्या बताइए, ड्रिंक। अगर मैं आपको बात करूं, ध्यान से सुनना, अगर इस वाटर की जगह, वाटर के साथ सॉरी ड्रिंक की जगह थ्रस्ट होता, क्या होता, थ्रस्ट। अगर ये वाटर ड्रिंक की जगह वाटर थ्रस्ट होता तो मैं इसको सही मान लेता। कैसे सही मानता, कि भाई जब गर्मी लगती है तो फिर पंखा चाहिए, तो प्यास लगती है तो पानी चाहिए, हां या ना बताइए। अगर ऐसा होता, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें क्या है, वाटर के साथ में ड्रिंक लिखा हुआ है, तो ड्रिंक सूट नहीं कर रहा, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा लाइट और नाइट, ये तो मैच ही नहीं कर रहा। टीच और स्टूडेंट, ये भी सूट नहीं कर रहा, ये सही लग रहा है। फूड और हंगर, यानी जब भूख लगती है तो फिर कुछ खाने के लिए चाहिए, यहां गर्मी लगती है तो पंखा चाहिए, वहां भूख लगती है तो कुछ खाने के लिए चाहिए। इनमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा बताइए, डी होगा। हालांकि मैं ये भी कह सकता हूं, जब गर्मी लगती है तो फैन नहीं, कूलर भी चाहिए, एसी भी चाहिए, लेकिन इसने कहा फैन मतलब बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्या है, बेसिक इंस्ट्रूमेंट है पंखा, मिनिमम क्या चाहिए। तो यहां पर भी जब भूख लगती है तो फिर पिज्जा बर्गर नहीं, मेन इंस्ट्रूमेंट क्या है, फूड, उसी में सब आते हैं। तो मैं बात करूं डी इसमें बेस्ट ऑप्शन है। जरा प्रश्न 21 देखेगा, जिस प्रकार गिलास का संबंध खाली करने से है उसी प्रकार सीट का संबंध किससे है। गिलास को खाली किया जाए, गिलास को भरा भी जा सकता है कि नहीं। तो जिस टोन में वो बोलता है उसी टोन में हमारे को भी बोलना है। तो गिलास का संबंध खाली करने से, तो सीट का संबंध किससे, घेरने से। देखो घेरना इसलिए नहीं होगा क्योंकि सीट गिलास को खाली कर रहा है, तो सीट के साथ भी खाली या नेगेटिव जैसा होना चाहिए, ये कम समझ में आता है। पर्सन, अगर वो ऐसा बोलता गिलास का संबंध पानी से है, अगर बोलता गिलास का संबंध किससे, पानी से है, तो हम भी बोल देते कि सीट का संबंध पर्सन से है, लेकिन उसने तो पानी नहीं बोला, खाली बोला। चेयर, तो अगर बात करूं, नहीं, गिलास, अगर वो बोलता कि गिलास एक पात्र है, अगर बोलता गिलास एक पात्र है, तो हम भी बोलते सीट एक चेयर हो सकती है, बट ऐसा तो नहीं बोला। मुझे लगता है डी ऑप्शन ठीक है, ये बेटर ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि गिलास को भी खाली किया जाता है, उसी तरह से सीट को भी खाली ही किया जा सकता है। सुनिएगा जरा, अगर वो बोलता कि गिलास का संबंध तोड़ने से है, अगर वो बोलता गिलास का संबंध तोड़ने से है, तो मैं बोलता कि सीट का संबंध फाड़ने से है, टीयर करने से है। यानी कि जिस टोन में, जिस भाषा में वो आपसे कह रहा है, उसी लैंग्वेज में आपको भी बताना है। सेम डिट्टो, उसी को बोलते हैं एनालॉजी, यानी कि सादृश्यता। जिस प्रकार आर्मी का संबंध लैंड से है, आर्मी तो जमीन पर ही लड़ती है, हां भाई, तो नेवी का संबंध तो पानी से होना चाहिए। तो पानी की बात करूं, शिप, बैटल, वाटर और एडमिरल, इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए, सी। आप शिप नहीं बोल सकते, शिप कब बोलते, अगर मैं बोलता कि आर्मी का संबंध टैंक से है, आर्मी का संबंध टैंक से है, तो मैं बोलता नेवी का संबंध शिप से है। लेकिन यहां मैं बात करूं, उसने बोला आर्मी के लिए धरातल जमीन बेस है, तो नेवी के लिए पानी बेस है, तो आंसर बेस्ट क्या दीजिएगा, सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 23, सरसों का संबंध बीज से है, तो गाजर का संबंध इनमें से फ्रूट, स्टेम, फ्लावर और रूट। मेरे को डी के अलावा और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, डी बेस्ट ऑप्शन है। क्यों, सरसों खुद एक तरह का बीज है, सरसों खुद एक तरह का क्या है, बीज की वैरायटी है। तो गाजर भी एक तरह का क्या बताओ, जड़ ही है, फल तो है नहीं, फूल भी नहीं है,
तना भी नहीं है। इनमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है? रूट आंसर बनेगा। जरा आगे देखिएगा, ग्राम का संबंध सहती यानी कि मास से है, तो सेंटीमीटर का संबंध किससे है? ग्राम इज रिलेटेड टू मास। आप देखो, ग्राम तोलने में काम आता है बड़ी क्वांटिटी को। इन द सेम वे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सब लंबाई नापने के काम आते हैं। रोड की लंबाई, इंसान की लंबाई, किसी चीज की लंबाई। तो देखिए, क्षेत्रफल, आयतन, लेंथ और साउंड, इनमें बेस्ट ऑप्शन सी है। आप कहोगे एरिया भी तो नापने के काम आता है, बिल्कुल सही बात है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप देखो तो सही किस टोन में उसने कहा है। उसने कहा कि ग्राम का संबंध मास से है। ये ग्राम तोलने की इकाई है जो वजन की चीज पर है, मास। तो सेंटीमीटर का मेन संबंध किससे है? लंबाई से। अब आयतन में भी क्या होगी? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होगी, होगी कि नहीं? अगर वो 3 डायमेंशन है तो। अगर क्योंकि 2 डायमेंशन का तो वॉल्यूम होता ही नहीं है भाई, आयत का वॉल्यूम थोड़ी होता है, आयत वर्ग का तो होता ही नहीं है, घन, घनाभ, गोला, इन सब का होता है। अब मैं बात करूं एरिया, एरिया में भी क्या होगी? लंबाई, चौड़ाई। तो इसका बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्या है? लेंथ। ऑप्शन सी देना चाहिए। प्रश्न संख्या 25, ईंटों को दीवारों से वही संबंध है जो पेड़ों का किससे है? एक बात बताओ, दीवारें पत्थर की भी बनती है और ईंटों की भी बनती है। अगर मैं कहूं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ईंट जो है वो दीवार का ही हिस्सा है, या ईंट को जोड़ जोड़ करके दीवार बनती है? तो पेड़ को जोड़ जोड़ करके क्या रूट बनेंगी? नहीं। तो ब्रांचेस बनेंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक ही पेड़ में खूब सारी ब्रांचेस होती है। पौधे की बात करूंगा तो पौधे और फॉरेस्ट, पौधों से ज्यादा बेटर क्या बनेगा बताइए? सी बनेगा, यानी कि फॉरेस्ट। क्योंकि जिस तरह से वो हमें टोन में कह रहा है कि ईंट को जोड़ जोड़ कर हम दीवार बनाते हैं, या दीवार का हिस्सा ही ईंट है, वैसे ही मैं बात करूंगा कि जंगल का जो हिस्सा है वो क्या बताइए? पेड़ है। क्योंकि ट्री और प्लांट में भी फर्क है। देखो, जो घरों में होते हैं वो प्लांट ज्यादा होते हैं, और जंगल में होते हैं जो क्या होते हैं? ट्री ज्यादा होते हैं। जो वट वृक्ष होते हैं उनको ट्री बोलते हैं, ज्यादा है या नहीं? चलिए प्रश्न संख्या 26 पर आते हैं। स्केटिंग का जो संबंध रिंक से है, तो बैडमिंटन का संबंध तो कोर्ट से ही होगा, कोई डाउट ही नहीं इसके अंदर। ये रिंक क्या होता है? जो बर्फ के पहाड़ से होते हैं, प्लेन, बिल्कुल प्लेन सरफेस। स्केटिंग तो उसी पे करते हैं, आप कोई वीडियो चला के देखो स्केटिंग का, तो वो उसका फाउंडेशन है क्या? बर्फ के जो प्लेन सरफेस है। इसी तरह से जो बैडमिंटन का जो बात करें, जो जगह है जहां पर हम बैडमिंटन खेलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बैडमिंटन कोर्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 27, प्लेयर्स का संबंध टीम से है, तो बुक्स का संबंध तो लाइब्रेरी से होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। बताओ है कि नहीं? अगर आपको आता है तो बिना पढ़े भी आपको तुरंत पता लगेगा। अरे प्लेयर्स, कोई भी टीम हो वो एक प्लेयर से तो होती नहीं है। जब प्लेयर्स हो जाते हैं, चाहे क्रिकेट हो चाहे कोई और गेम हो, कुछ भी, हॉकी, फुटबॉल, जो मर्जी, अब प्लेयर्स सारे मिल जाते हैं तो क्या कहलाती है? टीम। और बुक्स बहुत सारी मिल जाती है तो क्या कहलाती है? लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी इनमें से बेस्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। 28, रबर पेड़ से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार सिल्क, सिल्क क्लोथ, इंसेक्ट, बी ऑप्शन होगा। आपको पता है क्या कि जो सिल्क यानी कि रेशम, सिल्क मतलब क्या? रेशम, रेशम के कीड़े होते हैं, उनकी खेती होती है। होता क्या है कि खेती होती है, पौधे तो वैसे ही होते हैं स्पेशल, जैसे हरे होते हैं वैसे ही होते हैं, बट उसके अंदर लाखों की तादाद में स्पेसिफिक इंसेक्ट छोड़ दिए जाते हैं, जो वहां पर रहते हैं उसमें लेते हैं, और फिर बाद में छोटे छोटे वाइट 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 वो क्या बना देते हैं? गोले गोले से बना देते हैं, और उन्हीं से फिर क्या बनती है बताइए? क्या बनती है? सिल्क बनती है, रेशम बनती है। जबकि आपको पता है रबड़ की खेती होती है। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे देश में रबड़ की खेती कम होती जा रही है, क्योंकि उसमें मार्जिन कम है। कर्नाटक, केरल, ये साउथ के एरियाज में ज्यादा होती है। और आपको पता है रबड़ की खेती पेड़ से होती है। वो पेड़ होते हैं वटवृक्ष, बहुत बड़े से, उसमें बीच में तना जो होता है, उसके पार्ट को काट काट करके जो है उसमें से जो व्हाइट रंग का जो है ना लिक्विड निकलता है, और उस लिक्विड को फिर फॉर्मेट करते हैं और बनता है। तो रबड़ का संबंध पेड़ से होता है। उसी तरह से जो सिल्क है, रेशम है, उसका संबंध किससे होता है? इंसेक्ट यानी कि कीट से होता है। प्रश्न 29, पंखुड़ियों का फूल से वही संबंध है जो, अभी ऑप्शन है 4 देखेंगे। तो मैं बात करूं पंखुड़ी और फूल, तो फूल का पार्ट ही तो पंखुड़ी है, पीटल्स जो है वो फूल का पार्ट ही तो है। तो क्लॉक इज रिलेटेड टू टाइम, ये तो सही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि टाइम तो बहुत बड़ी चीज है, क्लॉक उसका पार्ट ऐसा तो नहीं लगता। बुक्स आर रिलेटेड टू बिल्डिंग ना,
बिल्कुल नहीं। बुक्स तो किससे रिलेटेड है? लाइब्रेरी से। सन इज रिलेटेड टू लाइट, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि उल्टा जरूर हो सकता था कि लाइट पहले होती है सन बाद में होता। टायर्स आर रिलेटेड टू कार। इन सब में जो मुझे बेटर ऑप्शन लगा वो मुझे लगा डी सबसे ज्यादा कोरिलेट कर रहा है या नहीं? पंखुड़ी फूल का ही पार्ट है और टायर भी कार का ही पार्ट है। जरा 30 नंबर देखिए, स्याही का जो संबंध डैश से है, ये पहले पूछ लिया। जो शीशे का पेंसिल से है, आपको पता है शीशा जो है ना पेंसिल के अंदर ही तो होता है। जो पेंसिल होती है जिससे हम लिखते हैं, तो जो पेंसिल के बिल्कुल बीच में लीड होती है ना, वो लीड कौन सी होती है? अरे इसी की तो होती है, वो शीशे की लीड तो होती है। तो पेंसिल का पार्ट है शीशा, तो स्याही किसका पार्ट है? कलम कहीं पर दिख रही है, कलम का पार्ट होना चाहिए। बोतल नहीं हो सकता, है कि नहीं? और स्टैंप भी नहीं हो सकता, पॉट भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप कोरिलेट करो ना, पेंसिल के अंदर शीशा है जिससे वो लिखने का काम आता है, उसका पार्ट है। तो पेन के अंदर स्याही होनी चाहिए, तो लिखने का पार्ट है। तो बेस्ट कोरिलेट क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं कि स्याही को रिलेट करेंगे हम पेन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बेस्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 31, आज के आखिरी 2-3 प्रश्न है बस, फिर हम सेशन को ओवर करते हैं। 32 देखो क्या है, जिराफ को ऐसा बोलता है, GIRAF, जिराफ को कैसे बोलता है? TRIZU। मैं आपको एक बार फिर से सलाह दूंगा, मैंने कोडिंग डिकोडिंग के कुछ सेशंस ऑलरेडी लिए हैं, जिनमें पहला सेशन था अल्फाबेट की कोडिंग डिकोडिंग, आप प्लीज उसको देख लीजिए। तो आपका एनालॉजी का जो लेटर्स वाला पार्ट है, जो अल्फाबेट वाला पार्ट है, वो खुद ब खुद कवर हो जाएगा, क्योंकि वो वहां पर भी है, वो यहां पर भी है। तो उसको पढ़ने से इसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। जरा देखिएगा, GT गौरव टावर, GT रोड ग्रैंड ट्रंक रोड, इंडियन रेलवेज ए का उल्टा Z, यूजफुल, ये सब मैंने आपको सिखाया है। यानी कि यहां साफ साफ अपोजिट पेयर है। वो सेशन देखिए, मैंने उसमें अच्छे से सिखा रखा है। तो यहां भी अपोजिट पेयर होने चाहिए। काला पानी के मुझे चाहिए, के सिर्फ एक ही जगह मिल रहा है, तो मैं आंसर दे सकता हूं, क्योंकि सारे मैंने अपोजिट ही तो देख लिए थे। फिर भी चेक कर लेता हूं, ए का उल्टा Z है, इंडियन रेलवेज, एन का उल्टा M है, और GT रोड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये सारे के सारे अपोजिट नजर आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 32, ब्रेन, BRAIN, NIARB, अरे तुरंत देखो, ये ट्रेन देखो पीछे से, NIARB, इसको बोलते हैं क्या बताइए? रिवर्स ऑर्डर। ये सब मैंने आपको अल्फाबेट की कोडिंग डिकोडिंग में सिखा रखा है। क्या हो रहा है? BRAIN, उल्टी तरफ से इसने लिखना शुरू किया, NIARB, देखो NIARB, तो TOWER, हम भी उल्टी तरफ से क्या लिखेंगे? REWOT, ऑप्शन नंबर डी। और आज का आखिरी प्रश्न, हरि को 72 लिख रहा है, वो हरि को 72 लिख रहा है। तो जिन लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग कर रखी है उनको नंबर याद होंगे। H का नंबर 8 होता है, A का नंबर 1 होता है, R का 18 होता है, और I का 9 होता है। 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 और 18 36। इन सबको जोड़ू अगर मैं, तो मुझे 36 आ रहा है। 36 आ रहा है, और 36 का रिलेशन इससे जोड़ू तो क्या दिख रहा है? 36 का दुगना दिख रहा है। तो मुझे भी क्या करना चाहिए? मिल्क के जो नंबर हैं, लेटर्स हैं, उनको जोड़ना चाहिए। M का नंबर कितना है? 13, I का कितना है? 9, L का कितना है? 12, K का कितना है बताओ? 11। 13 और 9 कितना होता है? 22। 22 की बात करूं तो 34, और ये 45, इन सबको जोड़ें तो 45 आता है। और 45 का दुगना कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है साहब, 90 हमारा आंसर आता है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। एनालॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके और क्लियर हुए होंगे। अभी इसका एक सेशन में और लूंगा कल, उसमें आप जरूर देखिएगा उसको। उसमें मैं आपसे बात करूंगा आपके एग्जाम्स में कैसे कैसे प्रश्न आए हैं और आपकी अप्रोच और बढ़िया कैसे होनी चाहिए। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं किया तो तुरंत कीजिए, ताकि आपको इस तरह के सेशंस का फायदा हमेशा हमेशा मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।